हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवम अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय वीडियो। अब तक हम क्या कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें सॉल्यूशन चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, जो इसकी एक्सरसाइज के एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है सॉल्यूशन चैप्टर की, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। देखिएगा, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स सारे कराना पॉसिबल नहीं है और न्यूमेरिकल्स जो हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैं बता दूं, कंसंट्रेशन से मतलब जितने भी मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी ये सब है, कंसंट्रेशन, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनसे कोई भी न्यूमेरिकल उठ के आ सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से आ सकता है एक न्यूमेरिकल उठ के, और आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से एक न्यूमेरिकल उठ के आ सकता है। तो जितने भी इनके बेस पे हमारी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आपको देखने हैं, लेकिन जितने पॉसिबल हो पा रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमें फॉलोइंग टर्म को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। मोल फ्रैक्शन को, मोलैलिटी को और मास परसेंटेज, ये चार टर्म को डिफाइन करना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखना है, अपॉन में क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिसका निकालना है उसका ऊपर, और जिसका मतलब नीचे क्या रखेंगे, टोटल सॉल्यूशन के हम नीचे रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, अगर हमारा ए के मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हमें क्या रखना है, एन ए को ऊपर रखना है, एन ए प्लस एन बी, मतलब टोटल सॉल्यूशन का क्या गया, नीचे। अगर बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन हमें, तो एन बी का हमें नंबर ऑफ मोल्स बी के ऊपर रखने हैं और नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये थे हमारी मोल फ्रैक्शन। एन ए एन बी क्या है, ए ज़्यादातर हम किसके लिए लेके चलते हैं, ए हम लेके चलते हैं सॉल्वेंट के लिए और बी हम लेके चलते हैं सॉल्यूट के लिए। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको ले रहे हैं। उसके बाद आती है मोलैरिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ यहाँ बात हो रही है मोलैलिटी की। देखिए, मोलैलिटी और मोलैरिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ हो रही है बात मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या होती है मोलैलिटी? होती है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर kg होती है हमारी मोलैलिटी। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, मोलैरिटी का क्या हो जाएगा वो डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारी मोलैलिटी किस में थी, kg में थी, और मास ऑफ सॉल्वेंट था, और इसमें अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम मोलर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, जिसके हमें परसेंटेज निकालनी है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखेंगे, और परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नोन टू बी मास परसेंटेज। उसके बाद देख लेते हैं, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी वर्क is 68% नाइट्रिक एसिड बाई एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ अ एसिड इफ डेंसिटी इतनी। अगर डेंसिटी इतनी दे रखी है और 68% नाइट्रिक एसिड है तो मोलरिटी निकालनी है सैंपल की। हमें मोलरिटी निकालनी है भाई, 68% हमारा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, तो मास कितना हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का, 68%, और सॉल्यूशन का क्या है, मान लिया 100% सॉल्यूशन का है, तो 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का मास है। तो 68 ग्राम अगर 68% है तो इसका मतलब क्या है, 68 ग्राम उसमें नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 63 ग्राम मोल इनवर्स। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी तो कह सकते हैं। वेट कितना है, 68, और हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 63, अपॉन में कर देंगे, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतने मोल आ जाएंगे हमारे किसके, नाइट्रिक एसिड की। अब डेंसिटी कितनी रखी है, 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स दे रखी है। अब डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से वॉल्यूम निकालूँ तो मास अपॉन डेंसिटी फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। मास हमारा सॉल्यूशन का कितना है, 100 ग्राम ले रखा है हमने, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 1.504 दे रखी है, तो हमारी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी सॉल्यूशन की, 66.5 मिलीलीटर। लेकिन हमें चाहिए लीटर में, क्योंकि मोलरिटी किस में होती है, लीटर में होती है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 66.5 को क्या बन जाएगा, 0.0665 लीटर। अब मोलरिटी हमारी क्या आ जाएगी, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स तो हमने निकाल रखे हैं, मोल्स क्या हैं हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ये निकाले थे हमने नाइट्रिक एसिड 1.079 मोल, और यहाँ पर रख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया लीटर में, कितना है 0.0665 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16.23 मोल पर लीटर, या फिर 16.23 मोलर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर
राइज मतलब जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो उनकी गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब डिसॉल्व, मतलब अलग कैसे होने लगती हैं वो। देखिए अब जो गैस जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बना, डिसॉल्विंग गैस बनी हमारी। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होती है, डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब हीट इसमें इवॉल्व होती है, निकलती है। जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे इसका मतलब हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, और इधर की तरफ अगर प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो हीट तो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब निकल रही है, लेकिन इसमें एब्जॉर्ब होगी। जब टेम्परेचर हम राइज करेंगे तो प्रोसेस हमारा किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ हमारा शिफ्ट करेगा। ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा किधर की तरफ प्रोसेस शिफ्ट करेगा, रिएक्टेंट की तरफ प्रोसेस हमारा शिफ्ट करने लगेगा। इसकी वजह से जो हमारी डिजॉल्विंग गैस है वो हमारी अनडिजॉल्व होने लगती है, वापस से गैस प्लस लिक्विड वाली कंडीशन में आने लगती है। इसकी वजह से डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। भाई हेनरी लॉ क्या होता है, दिस लॉ स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब सॉल्युबिलिटी जो है गैस की कितना सॉल्युबल हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि जितना हमारा गैस पे हम प्रेशर लगाएंगे। और दूसरा इसका पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये भी था इसका, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब जो हमारा पार्शियल प्रेशर है उस पर्टिकुलर गैस का वेपर फेज में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, X के प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन में हटा दूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारा, KH आ जाएगा। KH क्या है हमारा, हेनरी लॉ कांस्टेंट। P क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर, और X क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन देख लीजिए, ये 3 एप्लीकेशन दे रखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप यही देख लीजिए सिर्फ, कि हमारा जो इंक्रीज़ जो हमारा सॉल्युबिलिटी है CO2 हम सोडा वाटर में रहती है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में हमारी रहती है, तो क्या होता है हाई प्रेशर में वो हमारी बोतल में सील की जाती है। बोतल हमारी हाई प्रेशर में सील होती है, जिसकी वजह से CO2 हमारी उसमें बोतल में सॉफ्ट ड्रिंक में या फिर सोडा वाटर में मतलब डिजॉल्व रहती है इस तरीके से। तो ये हमारी क्या है एप्लीकेशन किसकी, हेनरी लॉ की। और भी 2 एप्लीकेशन आप देख लीजिए, हाई एल्टीट्यूड वाली, ठीक है, नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट ब्लड में वाली, ये वाली एप्लीकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ एंड हाउ द साइन ऑफ डेल्टा एच मिक्स रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ द रॉल्ट लॉ। देखिए पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन रॉल्ट लॉ क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन द प्रेडिक्टिव वैल्यू बाय द रॉल्ट लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। जब आपका जो रॉल्ट लॉ ने वैल्यू प्रेडिक्ट की थी उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाए सॉल्यूशन का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और इन केसेस में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो वीक हो जाते हैं। किनके बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उनसे भी वीक हो जाते हैं। किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जिस रॉल्ट ने हमें क्या दिया था, PA इज इक्वल्स टू P0A और X से ये दिया था। और अगर ग्रेटर हो जाएगा तो ये हमारी किसकी इक्वल टू ना रह के किसका हो जाएगा, PA इज ग्रेटर दैन P0A इंटू X से, और PB इज ग्रेटर दैन P0B XB, ये हो जाएगा हमारा। और एंथैल्पी मिक्स, एंथैल्पी मतलब मिक्स करने पे जो एंथैल्पी चेंज आता है वो भी हमारा ग्रेटर दैन 0 होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। और डेल्टा V मिक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन के। नेगेटिव डेविएशन बिल्कुल इसका उल्टा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ रॉल्ट लॉ ने जो प्रेडिक्ट की थी वैल्यू उससे कम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ABB आर वीकर देन दैट ऑफ AB। अब देखिएगा AB की इसमें मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेज जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है जिसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन हो जाए। इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। PA इज नेगेटिव लेस देन P0A XA और PB इज लेस देन P0B XB। इसमें डेल्टा V मिक्स क्या हो जाएगी, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। इसमें डेल्टा ये H आएगा यहाँ पर, डेल्टा H मिक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और डेल्टा V मिक्स भी हमारे लेस देन 0 के इक्वल हो जाएगी। इसके हमारे एग्जाम्पल ये हैं। उसके बाद जो इसमें जो ग्राफ बनता है
देखिएगा ये जो डॉटेड डॉटेड वाला हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा डॉटेड डॉटेड वाला ग्राफ है, ये तो हमारा प्योर रॉल्ट लॉ का है, लेकिन इससे ऊपर को जा रहा है, ये इससे प्योर वाले से ऊपर को जा रहा है, मतलब आइडियल से ऊपर को जा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव, और आइडियल से नीचे को आ रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इस वेपर प्रेशर टू 80%। अब देखिएगा ये क्या हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा। और अगर मैं इस फॉर्मूले इसको मैं देखूँ एक्स बी, अगर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को देखूँ नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, तो एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, या फिर एन बी को क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख सकते हैं। एन बी को हम वेट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख सकते हैं। ऐसे ही एन ए को हम डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अब देखिएगा वेपर प्रेशर क्या हुआ, इसमें रिड्यूस दे रखा है, 80% रिड्यूस हो गया, 80% रिड्यूस हो गया व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ऑक्टेन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा पहले 1 atm था, प्रेशर ऑफ ए कितना था, 1 atm था, तो अब प्रेशर जब डिसॉल्व हुआ सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना रह गया हमारा, 0.8 atm, मतलब 80% रह गया हमारा, तो 0.8, तो पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन कितने का चेंज आया, इतने का चेंज आया 0.2। और अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ, पी नॉट ए माइनस पी एस, मतलब ये हो गया 0.2 अपॉन पी नॉट ए, मतलब 1 atm, तो हमारा 0.2 ही आ गया। इस वैल्यू की जगह मैं पूरे की जगह क्या रख सकता हूँ, 0.2 रख सकता हूँ। तो 0.2 हमारा यहाँ पे रख दिया मैंने, किसके इक्वल आ गए हमारे, इसके इक्वल। अब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हमारा मॉलिकुलर वेट, जो कि हमारा एम बी क्या है, हमारा मॉलिकुलर वेट कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और एम ए क्या है हमारा, C8H18, मतलब ऑक्टेन है हमारा, इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे 114, और इसका वेट कितना दे रखा है 114। ये सब वैल्यू निकाल देंगे, सिर्फ हमारे पास डब्ल्यू बी की वैल्यू नहीं है, डब्ल्यू बी की वैल्यू ये सब सॉल्व करा के कैलकुलेशन से हमारी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। इनके बीच में क्या बताना है, इंटरेक्शन बताना है कि कौन सा इंटरेक्शन है। एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन, इसमें कौन सा इंटरेक्शन है, लंडन फोर्सेस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, लंडन फोर्सेस। ऐसे ही हमारा I2 और CCl4, इसके बीच में भी हमारा लंडन फोर्सेज होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। NaClO4 एंड वाटर, वाटर आपको पता है कैसे टूटता है, आयंस में टूटता है, H प्लस OH माइनस, ऐसे ये Na प्लस ClO4 माइनस में टूटेगा, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आयन डाइपोल। ऐसे मिथेनॉल और एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो कौन सा होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ये CH3CN C3H6O, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन साइक्लो हेक्सेन KCl CH3OH CH3CN। ये कह रहा है कि एन ऑक्टेन में सॉल्युबिलिटी बतानी है आपको, किसकी कैसी होगी, साइक्लोहेक्सेन की, KCl की, CH3OH की, CH3CN की, इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। अब देखिएगा साइक्लोहेक्सेन और एन ऑक्टेन दोनों ही क्या है, नॉन पोलर हैं, तो एन ऑक्टेन में साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। हमें एन ऑक्टेन में पूछ रहा है जो कि नॉन पोलर है, तो इसमें तो नॉन पोलर बढ़िया तरीके से डिजोल्व होगा, तो साइक्लोहेक्सेन क्या है, नॉन पोलर, जिसमें कि बढ़िया तरीके से डिजोल्व होगा। अब KCl जो है नेक्स्ट क्या है हमारा, KCl तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा पोलर हो गया, तो एन ऑक्टेन क्या है, नॉन पोलर, तो KCl हमारा एन ऑक्टेन में डिजोल्व नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा CH3OH CH3CN, ये दोनों ही क्या है, पोलर हैं, लेकिन इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो CH3CN क्या है, लेस पोलर है, किससे, CH3OH से। तो CH3CN ज़्यादा डिजोल्व होगा क्योंकि लेस पोलर है एन ऑक्टेन में, और ये हमारा थोड़ा कम डिजोल्व होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम KCl, उससे थोड़ा सा ज़्यादा CH3OH, उससे थोड़ा सा ज़्यादा CH3CN, उससे सबसे ज़्यादा मतलब साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये नॉन पोलर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा हमारा सॉल्युबल होगा, कौन सा हाईली सॉल्युबल होगा, कौन सा इनसॉल्युबल होगा, कौन सा पार्शियली सॉल्युबल होगा, किसमें, वाटर में। इसमें वो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला, मतलब जो अपने आयंस में टूट जाएगा या फिर पोलर नेचर का होगा, वो हमारा वाटर में सॉल्युबल होगा, वरना नहीं होगा। तो फिनॉल जो है, फिनॉल क्या है हमारा, फिनॉल पार्शियली सॉल्युबल होता है। इसका रीज़न ये है, फिनॉल के पास दोनों ही ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप तो हमारा पोलर हो गया, और C6H5 ग्रुप हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, जिसकी वजह से आधा सॉल्युबल होता है, आधा सॉल्युबल नहीं होता। और टोल्यून की बात करूँ, टोल्यून तो भाई पूरा ही हमारा नॉन पोलर होता है, इसकी वजह से क्या हो गया,
इनसॉल्युबल हो गया। फॉर्मिक एसिड की बात करूँ, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, ये होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या हो गया हमारा, हाईली सॉल्युबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी हमारा हाईली सॉल्युबल होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता और इसमें कोई भी हमारा पोलर पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या है, अनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। पेंटानॉल की बात करूँ, ये हमारा क्या है, पार्शियली सॉल्युबल है। इसका रीजन ये है कि OH ग्रुप तो इसमें पोलर है, लेकिन बाकी तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो कि नॉन पोलर है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पार्शियली सॉल्युबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज इतना। हेनरी लॉ कांस्टेंट इतना दे रखा है, आपको क्या बतानी है, सॉल्युबिलिटी बतानी है मीथेन की बेंजीन में इतने प्रेशर पे, मतलब क्या बताना है आपको, x बताना है। सॉल्युबिलिटी मतलब x बताना है। तो आपको पता है हेनरी लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = KHx, और x की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या आ जाएगा, P/KH आ जाएगा। इतना बन गया। ये P की वैल्यू हमें दे रखी है 760 mm दे रखी है, और KH की वैल्यू रख दो mm में कन्वर्ट करके, इसको ये आ जाएगा हमारा। ये हमारा कैलकुलेटेड पार्ट है, मैथमेटिक्स इसमें लगा के हमारा ये आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे मतलब मेरी नॉलेज के बेस पे, मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे लगते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बाकी ये देखिए न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है। आप देखो 40 क्वेश्चन इसमें हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कराने पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाए। तो आपको ये क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।